हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट चैंपियन में। आज से हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम शुरू से यानी बिगिनर लेवल से अंग्रेजी को प्रो लेवल तक सीखेंगे। इस जर्नी में आपको मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्लास जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि हम अपने कुछ बेसिक बेसिक सवालों का जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि अंग्रेजी हमें क्यों सीखनी चाहिए, हमारी क्या स्थिति है अभी, अंग्रेजी कैसी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी में क्या तुलना करना चाहिए और हमें अंग्रेजी सीखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि हमें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, हमें अंग्रेजी इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। देखिए, अगर हम एग्जाम दृष्टिकोण से देखें कि हमें कोई एक नौकरी चाहिए और उस हिसाब से अगर हम देखें और समझें कि अंग्रेजी का क्या महत्व है, तो आपको पता होगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि विद इंग्लिश माने इंग्लिश के साथ हमारे पास कौन-कौन से एग्ज़ाम मौजूद हैं, जिनको हम दे कर के एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और विदाउट इंग्लिश यानी बिना इंग्लिश के साथ हमारे पास कौन-कौन से ऐसे एग्ज़ाम मौजूद मौजूद हैं, जिनको दे कर के हम एक-एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? पहले बिना इंग्लिश वाले देखते हैं। जैसे आपको बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, रेलवे, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया रेलवे का, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है? तो आपको देखने को मिलेगा। और एसएससी का एक और एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं एसएससी जीडी, ठीक है? आपको कुछ केवल गिने-चुने एग्ज़ाम ही मौजूद हैं बिना इंग्लिश के। लेकिन अगर इंग्लिश आप सीख लेते हैं तो क्या होता है, ये जो सारे आपको एग्ज़ाम दिख रहे हैं, ये एग्ज़ाम तो आप देंगे ही देंगे। इसके अलावा एसएससी के वो सारे रेप्यूटेड एग्ज़ाम जिनमें एक अच्छे लेवल की नौकरी मिलती है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, है ना? स्टेनो। इसके अलावा आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप एलआईसी, ठीक है? इसके अलावा आईबी, डीएसएसबी, डीएसएसबी, लगभग आप सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मौजूद होंगे, उन सभी एग्ज़ाम को विद इंग्लिश आप दे सकते हैं। लेकिन विदाउट इंग्लिश आप कुछ गिने-चुने एग्ज़ाम के लिए ही एलिजिबल हैं। तो आपको ये बात थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, तो आपको नौकरी पाने के जो मौके हैं, वो सीमित हैं। सीमित होने के अलावा आप देखिएगा, अगर हम अ, एनटीपीसी और बिहार एसएससी की जो बात करते हैं, इनको छोड़ दें, तो इनसे इनसे और इनसे लेवल 4 के आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर इनसे आप एक नौकरी भी लेते हैं, तो लेवल 4 से आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक रेप्यूटेड जॉब चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको विद इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो इस स्थिति को आपको पहले अच्छे से समझ लेनी है। फिर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा ये है कि इंग्लिश के बिना जो हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना? वो देखते हैं कि उनकी संख्या तो बहुत ही कम है, ठीक है? तो अगर हम अंग्रेजी वाले की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हमारी स्थिति अभी क्या है? हमें क्या करना चाहिए? पहले हम अपनी स्थिति को समझते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है ना? कि हम किस सिचुएशन में फँसे हुए, तभी हमें वहाँ से निकलने में मदद मिलेगी। आपको पता है कि बिहार में 10वीं तक अंग्रेजी मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप उसको एक ऑप्शनल की तरह सीखते हैं। क्वालीफाई होना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है, लेकिन उसके मार्क्स जुड़ते नहीं। इसलिए बच्चे उसको मतलब ध्यान से पढ़ते नहीं।
ध्यान से पढ़ने का ये मतलब है कि 10वीं तक तो बच्चे अंग्रेजी को ज़्यादा सीखते ही नहीं, है ना? पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप बिहार के बच्चे जब 12th में आपको एग्ज़ाम देना होता है, उस समय ही आप अंग्रेजी को सीखते हैं, लेकिन वो भी किस लिए सीखते हैं? मात्र इसलिए सीखते हैं कि हम एग्ज़ाम को पास कर जाएँ। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है? अब एक बात समझिए यहाँ, क्या आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, जो अंग्रेजी इग्नोर करके चलना चाहती है आगे? उनको लगता है कि इंग्लिश मुश्किल है, आपको भी लगता है इंग्लिश मुश्किल है, इसीलिए तो आप इंग्लिश को इग्नोर करके, छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आप कहीं न कहीं देखिएगा, ये जो बिना इंग्लिश के गिने-चुने एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जैसे बिहार पुलिस हो गया या बिहार से जुड़े जो भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे ग्रुप डी आप देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए, इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि लोग अंग्रेजी से बच के चलना चाहते हैं। अगर आप भी वही रास्ता अपनाएँगे, तो आप भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बन जाएँगे। तो अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपको अंग्रेजी पे काम करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में इंग्लिश इतनी मुश्किल है? नहीं, आपको सिखाए जाने के जो तरीके रहे हैं, उनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, जबकि ये उतनी भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि आपको सही से सिखाया नहीं गया। इस क्लास के अंत होते तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश भी दूसरी भाषाओं की तरह भी आसान भाषा है। इसको भी अच्छे तरीके से अगर सिखाया जाए, तो बिना किसी परेशानी के आप जल्दी से अंग्रेजी सीख भी सकते हैं। ठीक है? तो आपने अभी तक क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे पास क्या पर्पज़, क्या उद्देश्य मौजूद है, कि बिना इंग्लिश के हमारे पास जो एग्ज़ाम है, उनकी संख्या कम है और वो लिमिटेड है, उनमें भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग, लगभग सारे लोग अंग्रेजी को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेजी मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर आप विद इंग्लिश देखें, तो भारत में मौजूद जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आप आसानी से कॉम्पिटिट कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए इस आधार पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल से हमारा वास्ता होगा। वो सवाल है कि अगर अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम के अलावा और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि इंग्लिश सीखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। यानी कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अदर दैन एग्ज़ाम क्या हमें फ़ायदा? अदर दैन एग्ज़ाम हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको पता है कि इंग्लिश जो है ना, आज एक ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है? कि इंग्लिश में ही आपको कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हैं, एआई आपको काम करता है, दुनिया भर की चीज़ें अंग्रेजी में मौजूद हैं। जैसे-जैसे दुनिया ग्लोबल होते जा रही है, हाईटेक होते जा रही है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इंग्लिश की उपयोगिता पहले से ज़्यादा बढ़ गई। समाज में भी आप देखिएगा, समाज में भी 2 वर्ग होते हैं। एक तो होते हैं जिनको अंग्रेज़ी आती ही नहीं है और एक होते हैं जिनको अंग्रेज़ी आती है। आप ध्यान से देखिएगा, तो जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है, उनको समाज में एक अच्छे और एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। उनको ही शिक्षित माना जाता है ना? और उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ लोग पेश आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनके साथ बदतमीज़ी करी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाज का देखने का नज़रिया इंग्लिश जानने वाले के प्रति बदल जाता है। इसके अलावा अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं, तो जीवन के बहुत सारे काम आप बड़ी ही सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो अंग्रेज़ी में होता है। किसी भी चीज़ का मैनुअल, आप जैसे आपने मोबाइल खरीदा, उसका मैनुअल पढ़ने गए, वो अंग्रेज़ी में होता है। अच्छी चीज़ें म अंग्रेज़ी में ज़्यादा मौजूद है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अंग्रेज़ी एक लिंक लैंग्वेज, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सिंगापुर में पैदा हो, है ना? बनाया गया। अब सिंगापुर से वो पूरे विदेश, पूरे दुनिया में जा रहा है। तो उसके इंस्ट्रक्शन किस भाषा में लिखे होंगे? उसके निर्देश किस भाषा में लिखे, अंग्रेजी में ही लिखे होंगे। अगर आपको अंग्रेजी आती है, तो उनका निर्देश आसानी से आप पढ़ सकते हैं।
तो अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो एक तो ज़िंदगी आसानी से कटने वाली है। आप मेरी ही ज़िंदगी को लीजिए एग्ज़ाम्पल के रूप में। मैं बिना किसी मदद के इस पद तक पहुँचा और लगभग 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लिया। इसके पीछे एक चीज़ है, वो है अंग्रेजी। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती होती, तो मैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं कर पाता। मैं भी आपके सामने मौजूद नहीं होता, मैं कहीं और। तो निश्चित तौर पे आपको अंग्रेजी को बड़े ही ध्यान से सीखनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में और भी विकास हो सके। अब चलते हैं, जो सबसे गहरी बात है कि अंग्रेजी को हिंदी से तुलना करते हैं और एक भाषा के रूप में देखते हैं कि अंग्रेजी एक कैसी भाषा है। अंग्रेजी एक कैसी भाषा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए। राम ने रावण को मारा, ठीक है जी? फिर मैं लिखता हूँ, रावण को राम ने मारा। फिर मैं लिखता हूँ, मारा राम ने रावण को। राम ने रावण को। क्या आपको इन तीनों वाक्यों में कोई अंतर देखने को मिल रहा है? आप खुद इसको एनालिसिस करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर। देखिए, राम के साथ एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, रावण के साथ एक शब्द आपको देखने को मिलेगा और ये शब्द हर जगह, यहाँ भी लिखा तो साथ में आया, यहाँ भी लिखा तो साथ में, जहाँ भी मैंने राम रावण को लिखा, वो सब साथ में आया। इस शब्द को बोलते हैं विभक्ति, जो कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़े होंगे, जिसको धातु रूप और शब्द के रूप में जाना जाता है। जैसे शब्द रूप बालक, बलकऊ, बालिका ये सब पढ़े होंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो इसकी मदर लैंग्वेज है संस्कृत वहीं से आई। अब ये जो विभक्ति हैं, इनको अब यहाँ हम मार्कर बोलेंगे। मार्कर क्या होते हैं? मार्कर वो होता है जिससे हमें किसी चीज़ की पहचान हो पाती है, ठीक है? तो हम ये मार्कर बोलेंगे, यानी कि ये राम ने जो है ना एक मार्कर है, रावण को जो है एक मार्कर है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि हम इनमें शब्दों की हेरा-फेरी करते, शब्दों के पोज़ीशन को बदलते, फिर भी अर्थ हमारा बदलता नहीं है। माने शुरुआत में हमने राम ने लिखा था, उसके बाद रावण को लिखा था, है ना? और बाद में हमने आप देखिएगा बाद में हमने चेंज करा, तो अंत में हमने रावण को लिख दिया। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बावजूद अर्थ में कोई भी माने इनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि हिंदी भाषा में शब्दों को कहीं भी लिखा जा सकता है। माने एक वाक्य में जब हम शब्दों को पिरोते हैं, तो उनके स्थान पर यानी कि उनके ऑर्डर माने क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि इस पर ए लिखा है, इस पर बी लिखा है और इस बॉक्स पे सी लिखा है। आप इनको ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप तो ऐसे नहीं कर सकते कि बी, सी, ए ऐसे आप अरेंज नहीं कर सकते। तो एक ठीक ऑर्डर में आपने ऐसे अरेंज किया। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डर का मतलब होता है कि उनको माने एक स्थान के रूप में उन्हें जमाना, ठीक है? तो आप जब देखिएगा कि हिंदी में हम शब्दों को जब पिरोते हैं एक वाक्य में, तो उनके ऑर्डर यानी कि उनके पोज़ीशन स्थान से हमें ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है। ये मतलब नहीं होने का क्या कारण है? ये विभक्ति या मार्कर। आप देखिएगा कि शब्दों के साथ उनकी विभक्तियाँ जुड़ी होती है, जिससे हमें कर्ता और कर्म की पहचान हो जाती है। सॉरी यानी कि सब्जेक्ट क्या हो है और ऑब्जेक्ट क्या है, हमें आसानी से हम इस बात को पहचान लेते हैं, ठीक है? आपने हिंदी में ये बात नोटिस करी। अब आते हैं अंग्रेजी में, यही बात मैं आपको समझाता हूँ अंग्रेजी में। जैसे मैंने लिखा राम किल्ड रावण, आप इसको समझिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? रावण किल्ड राम, ठीक है? तो पहले वाक्य में क्या मतलब निकलता है कि राम ने रावण को मारा, दूसरे में रावण ने राम को मारा। अर्थ उल्टा हो गया, यहाँ राम मारने वाला है और यहाँ रावण मारने वाला है। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि अंग्रेज़ी में कौन सब्जेक्ट होगा
कौन ऑब्जेक्ट होगा, ये शब्दों के साथ जुड़े हुए विभक्ति या मार्कर तय नहीं करते, बल्कि शब्दों का जगह, जिस पोजीशन पे प्लेस, जिस पोजीशन पे हम जिस जगह पे हम शब्दों को रखते हैं, वो बड़ा मायने तो रखता है। अब एक छोटी-सी बात है, ये छोटा-सा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये छोटा-सा ऑब्जर्वेशन ही आपको अंग्रेजी सीखने में बड़ी मदद करेगा। हम लोग अंग्रेजी को ऐसे सीखने वाले हैं कि मतलब उसका नेक्रोप्सी, ऑटोप्सी, बायोप्सी सब कर देंगे। मतलब एक-एक चीज़ को तोड़ के सीखने वाले हैं। आपको यहाँ अंग्रेजी सीख के मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से मेरी छोटी-सी बात को आप समझिए, मैं जो कहना चाहता हूँ। हिंदी में हम शब्दों को वाक्य में किसी भी जगह पर रखें, तो उससे कोई मतलब ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता। यानी कि तब भी हमें मतलब निकल जाता है, तब भी हमें पता लग जाता है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट। लेकिन अंग्रेजी में आप ये काम नहीं कर सकते। आपको शब्दों को उसके उचित स्थान पर रखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हो गया अंग्रेजी के साथ? अब क्या है कि इन दोनों भाषाओं का अलग-अलग नाम से जानते हैं, है ना? जैसे एक को इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को एनालिटिकल लैंग्वेज बोलते हैं, सिंथेटिक लैंग्वेज भी उसको बोलते हैं। तो इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, थोड़ा-सा ये इंट्रो पार्ट है, तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजी को बड़े ही स्मूथ तरीके से, बड़े ही आसानी तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है? तो छोटी-छोटी बातें करते हैं, तो आपके यहाँ समझ में आ गया कि अंग्रेजी में हम शब्दों को अपने मन के मुताबिक जगह पे नहीं रख सकते, उनका जगह पहले से तय है, लेकिन हिंदी में शब्दों को किसी भी जगह पे रखा जा सकता है। फिर आपने गौर किया कि हिंदी के शब्दों के साथ मार्कर जुड़े होते हैं, विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं, लेकिन अंग्रेजी में शब्दों के साथ विभक्तियाँ नहीं जुड़ी होती हैं। इसीलिए हम शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं। अब चलते हैं कि ऐसा क्यों हो गया अंग्रेजी के साथ? ये कहानी जो है ना, ये चीज़ कि अंग्रेजी ऐसी क्यों है, इंग्लिश भाषा जो है ना, ऐसी क्यों है, ये इसके विकास यानी कि डेवलपमेंटल फ़ेज़ में ये बात शामिल है। जब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में अंग्रेज़ी कैसी भाषा है। पहले तो हमें ये सीखना होगा कि भाषा कोई भी भाषा हो, वो विकसित कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि एक लैंग्वेज है, वो बहुत ही नेसेंट है मतलब अभी शुरू हुई है वो भाषा। अब भाषा के पास 2 रास्ते मौजूद हो जाएँगे। एक तरीका क्या हो जाएगा कि देखिए, भाषा का यही मतलब होता है कि हम उससे अपनी विचारों को दूसरे के पास पहुँचा सकें। तो विचारों को दूसरे के पास पहुँचाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक शब्दों की ज़रूरत होती है और दूसरों वाक्य की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर शब्द हमारे पास हैं, तो उनको वाक्य में कैसे बना कर के हम पेश कर रहे हैं। तो 2 बेसिक चीज़ ज़रूरी होती हैं एक भाषा के लिए बनने के लिए। एक तो होता है उसका वर्ड माने आपके पास शब्द होने चाहिए और दूसरा होता है कि आपके पास शब्दों से बना हुआ वाक्य यानी कि सेंटेंस होना चाहिए। तो जब एक भाषा पैदा होती है, तो उसके पास सवाल होते हैं कि हमें क्या करना है? अगर वो शब्दों की तरफ जाती है, शब्दों की तरफ जाती है का क्या मतलब है? कि उसके पास, उसके भाषा में शब्दों की संख्या जो है ना, वो तो चूँकि नई बनी भाषा है तो शब्दों की संख्या सीमित होगी। तो वो सोचेगी कि क्या हम शब्दों को खुद से बना लें या शब्दों को किसी दूसरी भाषा से उधार ले लें, है ना? तो अगर वो शब्दों को खुद से बनाती है, यानी है ना? सिंथेसाइज़ करती है या वो क्या करती है शब्दों को बोरो कर लेती है। बोरो माने होता है उधार लेना, सिंथेसाइज़ माने होता है निर्माण करना, खुद से बना लेना, ठीक है? और बोरो माने होता है उधार लेना, किसी दूसरे भाषा से, ठीक है? अगर वो सिंथेसाइज़ करती है, तो उसका पूरा का पूरा ग्रामर केवल शब्दों के बनाने तक सीमित रह जाएगा। अब वो वाक्य पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। यानी आप संस्कृत जैसी भाषा को ध्यान से अगर देखें, तो उसमें वाक्य रचना करके कुछ भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वाक्य रचना उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें शब्द रचना महत्वपूर्ण है। जैसे धातु रूप, शब्द रूप आप पढ़े होंगे, ये तो बात आपको याद होगा। अच्छा, अब कैसा हो कि मान लीजिए एक भाषा पैदा हुई और उसने शब्दों के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि हमारे आस-पास की जो लैंग्वेज डेवलप हो चुकी हैं,
उनके शब्दों को ले लें। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी हम लोग अ, कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं। एक नई भाषा जन्म ली और कंप्यूटर को कुछ और नाम देने के बजाय, वो इस शब्द को अपने भाषा में मिला ले कि हम अब से कंप्यूटर ही बोलें। हम अब से दुनिया में जितने शब्द मौजूद हैं, हम उन्हीं को उठा लेते हैं, उन्हीं शब्दों को हम यूज़ करें। अंग्रेजी के साथ ऐसे ही हुआ। अंग्रेजी जब पैदा हुई, तब तो उसने कुछ शब्दों के निर्माण किए थे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आक्रमण हुए इंग्लैंड पे अलग-अलग तरह की जनजातियाँ वहाँ आई, तो धीरे-धीरे उनके भी संस्कृति में ऐसा हुआ कि उन्होंने अलग-अलग भाषाओं से शब्दों को लेना शुरू कर दिया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मिडल इंग्लिश में वो जो क्या बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उस समय लगभग 10,000 से ज़्यादा शब्द फ्रेंच के अंग्रेजी भाषा में शामिल हो गए। तो इस तरह से 50 से अधिक भाषाओं से अंग्रेजी ने बहुत हज़ारों की संख्या में शब्दों को उधार लिया। तो अब उसको शब्दों को बनाने में काम करना नहीं था। अब फिर वापस करते हैं, सोचते हैं कि एक भाषा जब पैदा होती है, तो या तो वर्ड की तरफ ध्यान देगी या सेंटेंस की तरफ ध्यान देगी। तो अंग्रेजी ने वर्ड को उधार ले लिया, तो वर्ड को बनाने में उसने अपनी ऊर्जा खर्च नहीं की। इसीलिए आप अंग्रेजी में देखेंगे कि वर्ड को बनाने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती, लिमिटेड है। लेकिन शब्दों को वाक्यों को बनाने में ही सारा ताकत है। समझ में आई बात? तो वाक्यों को बनाने का मतलब क्या है? आप समझिए। जब उसके पास शब्द उधार के मौजूद हैं, तो उसने अपना सारा ताकत लगा दिया कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएँगे। तो सेंटेंस को बनाने के नियम अंग्रेजी में सीखने होते हैं। हिंदी, संस्कृत आदि सब भाषाओं में शब्दों का निर्माण सीखना होता है, लेकिन अंग्रेजी की भाषा में वाक्यों का निर्माण सीखना होता है। यही अंतर होता है दोनों भाषा में। इसीलिए हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, उनको अंग्रेजी सीखने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज के नेचर को ठीक से समझ नहीं पाते। तो अभी इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि हिंदी जो है, वो एक सिंथेटिक लैंग्वेज है। यानी कि उसने शब्दों को सिंथेसाइज़ किया है, माने निर्माण किया है, यानी कि उनमें इन्फ्लेक्शन यानी कि शब्दों में कुछ विभक्तियाँ जोड़ करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इंग्लिश में शब्दों को तो उधार लिया गया, इसीलिए उसमें इन्फ्लेक्शन एक हद तक सीमित है। लेकिन वहाँ वाक्यों के नियम यानी कि कौन से शब्द किस शब्द के बाद आएँगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब सेंटेंस के नियम तय करे गए, तो एक नियम अपने आप तय हो गया, जिसको हम बोलते हैं वर्ड ऑर्डर। ये वर्ड ऑर्डर क्या है? वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया में हम शब्दों को किस-किस जगह पे रखते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, उनका क्रम क्या है। ये इंग्लिश में तय है, ये फिक्स्ड है, रिजिड है। अगर हम इसी को ध्यान में रख के चलें, अगर हम पढ़ें, सीखें कि अंग्रेजी में हम किस शब्द को कहाँ रखेंगे और उसका क्या मतलब निकलेगा, तो हमें अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी और हम अंग्रेजी को कोर भाषा के रूप में समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात है हमारी कि अंग्रेजी और हिंदी की तुलना तो हमने कर ली। हमने ये जान लिया कि हिंदी में शब्दों को कहीं भी रख सकते हैं, अंग्रेजी में शब्दों को कहीं भी नहीं रखा जा सकता है। यानी कि हिंदी में उनकी विभक्तियों से ये तय होता है कि वो शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या सेंटेंस में वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में किस बात से तय होता है? अंग्रेजी में उसके स्थान से तय होता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वो कैसा काम कर रहा है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, राम इज़ रनिंग, राम इज़ रनिंग, ठीक है? फिर मैंने लिखा, ए रनिंग ट्रेन, ए रनिंग ट्रेन हैज़ ए लॉट ऑफ मोमेंटम, ए लॉट ऑफ मोमेंटम। अभी आप एक बात समझिए कि रनिंग जो यहाँ एक शब्द आया है, रनिंग यहाँ एक शब्द आया है। दोनों शब्द के स्थान को आप अगर समझेंगे, तो रनिंग जो है ना, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यही रनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। केवल पोजीशन चेंज हुआ और आपको देखने को मिला कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया है। यानी कि अंग्रेजी जब भी आप पढ़ें, जब भी सीखें, तो आपको एक चीज़ हमेशा सीखनी है। वो चीज़ है कि हम अंग्रेजी को के शब्दों को कहाँ रख रहे हैं, उनका पोजीशन क्या है, उनका प्लेस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा?
कि अंग्रेजी के कौन से शब्द, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं और वो सेंटेंस में कौन-सी भूमिका निभा रहे हैं। ये पता चलेगा उनके स्थान से। तो हमें अंग्रेजी पढ़ते समय शब्दों के स्थान पर विशेष ध्यान देना है, तभी हम अंग्रेजी सीख पाएँगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ये मेरा डिवाइस किया हुआ है, मेरा बनाया हुआ शब्द है, एनालिटिकल ग्रामर, और मैं आपको एनालिटिकल ग्रामर ही पढ़ाऊँगा। ये ग्रामर आपको मौजूद नहीं होगा। इसके लिए आपको मेरे वीडियो में कमेंट करना होगा और मैं आपको अपना बुक भेज दूँगा, ठीक है? चलिए, तो आपको अब एक बात मैं बताता हूँ, बस एक बात और बताता हूँ, उसको भी ध्यान में रखेंगे और इस क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस जो भी होगा, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात तय है, आपको एकदम ही बेसिक से चीज़ों को मैं सिखाऊँगा और आपको अंग्रेजी में प्रो बना दूँगा। चलिए, हम इस वीडियो से क्या टेक अवे कर सकते हैं? मतलब हमें क्या हमेशा लेके जाना है इंग्लिश के दौरान, जब भी हम अंग्रेजी सीख रहे हों, तो हम किन बातों का ध्यान रखें? पहली बात है वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर। माने शब्दों को कहाँ रखा जा रहा है, इस स्थान को हमेशा आप नोटिस करेंगे कि शब्दों का स्थान कहाँ है अंग्रेजी में। दूसरा कि हमें हिंदी को हिंदी को सोचने समझने का माध्यम बनाना है। हिंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं सीखना है। हिंदी को सोचने समझने का माध्यम बनाना है। कैसे? जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं सीखना है। अगर आप हिंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीखेंगे, तो दोनों भाषाओं की प्रकृति अलग-अलग है। एक भाषा सिंथेटिक है और दूसरी भाषा एनालिटिकल है। आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएँगे, जैसा कि आज तक आपको पढ़ाया गया है, आज तक आपको बताया गया। चलिए, इन 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा-सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह आप कर लेंगे, ये आपका कॉल है। थैंक यू।